नमस्कार, स्काई चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। एडीएम प्रभाती लाल जाट का डूंगरपुर तबादला, अशोक कुमार आसीजा होंगे नए एडीएम। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, सेल्फी लेते वोटों के साथ चिंकू भी पोस्टर में। जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने किया पोस्टर का विमोचन। असंगठित कामगारों को मिलेगी अब पेंशन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत मिलेगा लाभ। और जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम, इलाज से पहले पर्ची काउंटर पर करना पड़ता है घंटों इंतजार। खबरें विस्तार से। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण की लिस्ट मंगलवार को जारी हुई। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व यह अंतिम लिस्ट है। इसमें बड़े फेरबदल किए गए। हनुमानगढ़ के एडीएम प्रभाती लाल जाट को डूंगरपुर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है, जबकि उनकी जगह हनुमानगढ़ में अशोक कुमार आसीजा एडीएम होंगे। आसीजा पहले हनुमानगढ़ डीएसओ रह चुके हैं, जबकि नोहर एडीएम हरितमा गंगानगर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है। इसी के साथ ही हनुमानगढ़ में एसडीएम लगाए गए। एसडीएम का पदभार संभालने से पहले ही तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पर कपिल यादव को हनुमानगढ़ एसडीएम पद पर लगाया गया है। इसके साथ ही अरविंद कुमार जिला रसद अधिकारी होंगे। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में सभी विभागों की जिला स्तरीय बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को उनके कार्यों को ठीक से करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को पीने के पानी की साफ सफाई और पनीर सहित अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए, ताकि खाने की गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ ही नगर परिषद को हड्डा रोड़ी कोहला में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए गए। आज प्रातः जो नियमित बैठक लेते हैं सभी मौसमी बीमारियों के बारे में और जिला स्तरीय अधिकारियों की अन्य जो समस्या है उनके बारे में और जो कार्य हैं उनके बारे में वो ली गई, जिसमें नहरबंदी के दौरान पानी की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए और सीएमएचओ को यह भी निर्देश दिए गए कि पनीर और दूसरे खाद्य पदार्थों के नियमित रूप से सैंपल लेते रहें, जिससे कि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ ही नगर परिषद को हड्डा रोडी को शिफ्ट करने के बारे में निर्देश दिए गए और उन्होंने बताया कि उसको शिफ्ट करने की कार्रवाई चल रही है कोला फार्म में। इसके साथ ही पीएमओ साहब ने ये बताया कि 9 और 10 तारीख को यहाँ पे सर्जरी की बहुत बड़ी कार्यशाला हो रही है, जिसमें सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया गया और सभी को इस बारे में बताया गया। इसके साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों से ये कहा गया है कि बिजली की नियमित और आबाद आपूर्ति जो है वो बना के रखें, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा ये बताया गया कि खुरपका और मुँह पका की जो बीमारी है पशुओं में, उसके बारे में भी अलग से एक अभियान अभी शुरू हुआ है जो चलेगा। तो सभी अधिकारियों को हर तरह से सावचेत रहने के निर्देश दिए गए और हर तरह की जो व्यवस्था है उसको नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बात अगर हनुमानगढ़ की करें तो यहां पर निर्वाचन आयोग भी अपनी तरफ से तैयारियां मुकम्मल करने में लगा हुआ है, जिसके विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने वोटों का विमोचन किया। इस बार पोस्टर में खास बात यह है कि इसमें वोटों के साथ साथ गंगानगर के चिंकू को भी शामिल किया गया है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों की तर्ज पर मतदाताओं को जागरूक करने और जिले में वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक बार फिर से वोटू का सहारा लिया है। लेकिन इस बार इसमें खास बात यह कि वोटू शुभकर के साथ आपको चिंटू भी सेल्फी लेता हुआ दिखाई देगा। बता दें कि इस पोस्टर का विमोचन जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। इसके साथ ही इस पोस्टर में एक और खास बात है कि भटनेर का किला, कालीबंगा की मोहरी, गोगामेडी मंदिर, गुरुद्वारा, गेहूं की बाली और बॉर्डर को भी शामिल किया गया है। और साथ में सेल्फी ले रहे हैं। इसमें नीचे की तरफ जो चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले भटनेर का किला, उसके बाद ये कालीबंगा की जो मोहरे हैं वो हैं, इसके बाद गोगामेडी मंदिर का है, इसके बाद बूढ़ा जोड़ का जो गुरुद्वारा है वो है, फिर गेहूं की बालियां हैं और उसके बाद बॉर्डर है। सब चीज़ों को कवर किया अपन ने हनुमानगढ़ गंगानगर की। और ये दो भाई भी हनुमानगढ़ छोटे बड़े, और ये दोनों गंगानगर का चिंकारा और अपने यहाँ का ये दोनों मिलके चिंकू और वोटू दोनों भाई हैं और साथ में वोट दे के आए हैं और सेल्फी ले रहे हैं।
तो आज हमने इसका शुभारंभ किया है और रोज़ाना इसकी जो सीरीज़ है वो आपके अखबारों में चलेगी। और पहले जैसे विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने सहयोग किया, सारी मीडिया ने, उसी तरह से खूब प्रचार करें। तो जिस तरह से अपन ने विधानसभा चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत राज्य में बहुत अच्छा रहा, दूसरे नंबर पर अपन रहे थे और उम्मीद करते हैं कि इस बार अपन 1 नंबर पर रहेंगे और इसका खूब प्रचार करेंगे। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को पर्ची काउंटर पर ही घंटों लाइनों में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में इमरजेंसी के मरीजों की हालत और भी खराब हो जाती है। पूरी खबर से पहले आपको दिखाते हैं ये पंजीकरण हॉल का दृश्य, जहाँ हॉल के अंदर तो क्या बाहर भी मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ है। यह है जिला अस्पताल का पंजीकरण हॉल, जहां मरीजों की भारी भीड़ है। दरअसल डॉक्टर को दिखाने से पहले मरीज को यहां एक पर्ची कटवानी पड़ती है, लेकिन पर्ची काउंटर पर लगी भीड़ को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितना समय लगेगा। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद जब उनकी बारी आती है तब तक डॉक्टर्स के जाने का समय हो जाता है। वहीं मरीजों की इस भीड़ में इमरजेंसी मरीजों की हालत और बिगड़ जाती है, क्योंकि जब तक पर्ची नहीं मिलती डॉक्टर इलाज शुरू नहीं करते। मंगलवार को मरीजों की भीड़ के बीच अव्यवस्थाओं का आलम था। बताया गया कि पंजीकरण हॉल में 7 काउंटर बने हैं, लेकिन पर्ची काटने की व्यवस्था 3 काउंटर पर ही है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को घंटों कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। आया तो मैं लाइन में खड़ा था तो मैंने देखा यहाँ की अव्यवस्था, 7 काउंटर पर्ची वाले काउंटर लगे अंदर, जबकि व्यक्ति यहाँ 3 ही हैं और इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। 400 350 व्यक्ति खड़े हैं, व्यक्ति 3 हैं। जब तक पर्ची के लिए टाइम आता है डॉक्टर उठ के चला जाता है। पूरे अव्यवस्था पूरे चिकित्सालय में है। और स्काई ब्लू अभी जो मरीजों के आम अपने राज्य की गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। उसी खांसी के स्काई ब्लू के जो मरीज हैं वो भी लाइनों में खड़े हैं, जिससे कि यहाँ एक ये बीमारी महामारी का स्वरूप ले रही है। मगर ये प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ आके डॉक्टरों से बात करी, डॉक्टर सुनाई नहीं देते। और जो बाकी यहाँ के प्रशासन मुख्य प्रबंधक है उनसे भी बात करी थी, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। कि ये हनुमानगढ़ जिले का मुख्य चिकित्सालय है, इसमें अव्यवस्थाएं बहुत है, सरकार थोड़ा इसको ध्यान। वहीं इन सब के बीच जब डिलीवरी केस आता है तो उन लोगों को भी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। बताया गया कि पर्ची के लिए लंबी लाइन है और इस बीच जब वह इमरजेंसी के नाम पर कतार में लगे लोगों से पहले अपनी पर्ची कटवाने जाते हैं तो वहां विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। एक महिला के परिजनों का आरोप था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिला की हालत गंभीर होने पर परिजनों का कहना था कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, वे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए मजबूर हैं। ये इन्हें रात से दर्द से ये तरफ रहे हैं। पर्ची कटाने के लिए रहे थे तो वहाँ से डांट के भगा देते हैं। तो सरकार क्या सुविधा दिया? हमारे मरीज यहाँ मर जाए दम तोड़ देगा, जब सरकार सुविधा देगा क्या हमारे को? इमरजेंसी वाले को पर्ची नहीं दे सकता है। क्या हो गया इनको? ये झप्पे वाली है, डिलीवरी कराने इसको मैं बोला इसको इमरजेंसी भर्ती करना है तो कहता भागो यहाँ से। क्यों भागो यहाँ से? सरकार किस लिए हॉस्पिटल खोला है यहाँ पे? जब हमारे मरीज मर जाएंगे हॉस्पिटल में तो ये हॉस्पिटल किस काम का है? जी वहाँ सतीपुरा से आए हैं, सतीपुरा से आए हैं और बच्चे को इतना तकलीफ हो रहा है, जो इसको महीना भी पूरा है, बच्चा होने वाला है। अब गए, अब इतने लाइन में गए ये पर्ची लाने के लिए,
तो कहते हैं लाइन में लगो। वो लाइन वाले फिर कहते हैं हम पहले से लगे हुए हैं, हम आपको कैसे आगे जाने दे, तो वो तो लड़ाई करेंगे। तो उनका भी सही है, वो भी अपने जगह सही है, बेचारी सवेरे से लाइन में लगी हुई है। तो अब बच्चे हमारे दर से तरफ रही है। अब कहते हैं नहीं पर्ची लेके आओ, जब हम बच्चे को देखेंगे तो हम वापस लेके जा रहे हैं। तो गरीब आदमी के लिए सुविधा कर रखे हैं, यही कर रखे हैं सुविधा। तो हम लोग जा रहे हैं, बच्चे अब तक तड़प रही है, बच्चे को थोड़ा मारना है। अब चाहे बच्चे चाहे जमीन पर ही गिर जाए, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तो प्राइवेट में ले जाएंगे? अब क्या करें, ले जा रहे हैं। बस यही समस्या है हमारे लोग। अब क्या करेंगे? पूरे हॉस्पिटल 2 घंटे से आप भी देख रहे हो, जब 2 घंटे से बच्चे को लेकर तो चारों पास से घूम रहे हैं और कहीं हमारे को कोई सुनाई नहीं ले रहा है, ना कोई पता लग रहा है जो कहाँ दाखिल करेंगे। चाहे कोई ऐसे भी नहीं बताता है, हाँ चलो आप लोग को नहीं पता है तो हम कहीं पर्ची कहीं से कटवा देते हैं। डॉक्टर भी चलो क्या चलो ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम कर देते हैं, कोई कुछ नहीं सुनवाई करता हमारे। डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर भी डांट के भगाते हैं, पर्ची वाले के पास जाता हूँ पर्ची वाले भी डांट के भगाते हैं। हमारे लड़की दर्द से तड़प रहे हैं। चलो अपने अपने जगह सब सही है, डॉक्टर साहब लेके। इतना ही नहीं, लंबी कतारों में घंटों खड़े लोगों को जेब कतरों का भी सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में जेब कतरों का बोलबाला है। लाइन में लगे लोगों की जेब काटने के कई मामले सामने आए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सही नहीं हैं। काउंटर पर घंटों खड़े रहने के बाद जब उनकी पर्ची काटी जाती है तब तक डॉक्टर से चले जाते हैं। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल में इलाज लेना मुश्किल हो गया है। पंजीकरण हॉल है, ये बहुत छोटा है, सकरा है, जिसमें भीड़ लगी हुई है। 300 आदमी लेडीज जो लाइनों में खड़े हुए हैं पंजीकरण करवाने के लिए, जिनका समय पर पंजीकरण नहीं होता है। जितने में पंजीकरण का टाइम आता है तब से डॉक्टर उठ जाता है। और इस पंजीकरण हॉल में जेब कतरे भी बहुत फिर रहे हैं, कभी किसी की जेब कट जाती है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर तो हॉस्पिटल में पुलिस की व्यवस्था है वो बहुत कम है, कोई पुलिस वाला इधर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई यहाँ पर इसकी सुविधा नहीं, कोई अपनी सुविधा नहीं समझ रहा है यहाँ पर इसको। वो तो बेचारे आपस में लड़ेंगे ही, वो कहता है मेरी बारी है, वो कहता है मेरी बारी है। जब पंजीकरण करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ 7 सीटें लगी हुई हैं, तो जिस पर 3 ही व्यक्ति है जो वो पंजीकरण पर्ची काट रहे हैं, बाकी सभी खाली बैठे हुए हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। अब 12 बजे का समय हो चुका है, 10 बजे से हॉस्पिटल खुला है, 2 घंटे हो गए हैं लोगों को लाइनों में लगे। तो 2 बजे डॉक्टर उठ जाएगा, तो इस तरह में कौन किस डॉक्टर को दिखाएगा, किसका इलाज होगा, कौन दवाई लेगा। जहाँ जो अभी लेडीज आई थी प्रेग्नेंट थी बेचारी, उसको भी पर्ची नहीं कटा है, ना कोई इमरजेंसी में है ना कोई उसकी देखरेख में है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में यूं तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए पुलिस चौकी बनी है, जहां पर 2 कांस्टेबल कार्यरत हैं, लेकिन जेब कतरों पर काबू करना मुश्किल है। चौकी के पप्पू मीणा का कहना है कि वे समय समय पर हॉस्पिटल में राउंड लेते हैं, जो भी मामला उनके सामने आता है तुरंत कार्रवाई की जाती है। बताया गया कि हॉस्पिटल में कुछ गार्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन जेब कतरों की धरपकड़ नहीं हो पाई है। ये रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हैं, राउंड मारते रहते, गश्त करते रहते हॉस्पिटल में। गार्ड भी लगे, गार्डों को भी पाबंद करते हैं, भाई ध्यान रखा करो, हमें सूचित किया करो, अगर कोई बात होती है ऐसी सामने आती है तो संदिग्ध हो तो पकड़ लिया करो जो भी हमारे को। और हमारे पास जो कोई भी लिखित में कोई आता है, कोई वारदात के बारे में बताता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसको। वहीं इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा का कहना था कि सुबह के समय में एक साथ मरीजों के आने से एक बार की भीड़ की स्थिति रहती है, जिससे अव्यवस्था बनती है। पीएमओ का कहना था कि मंगलवार को नेट प्रॉब्लम यानी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते पर्चे में देरी हो रही थी। वहीं उन्होंने माना कि 3 काउंटर होने की वजह से भी परेशानी होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बात चल रही है। वहीं जेब कतरों को लेकर उनका कहना था कि एसपी से बात पुलिस कांस्टेबल की व्यवस्था की जाएगी। पर्ची काउंटर पे भीड़, एक तो सुबह पेशेंट ज़्यादा होते हैं, करीब सुबह ही 1200 से लेकर 1600 तक रजिस्ट्रेशन होता है। और आज उसके जो सर्वर डाउन हो गए, कोई जो हमने नया जो लिया है उसमें समस्या आ गई कुछ, उसकी वजह से पर्चियाँ नहीं कट पाई। और हमने जयपुर जो हमारा सपोर्ट इंजीनियर है अमरिंदर सिंह, उसने करके वो सारा अभी तो सोल्व करवा दिया है। और कई बार सर्वर डाउन होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, उसकी वजह से कई बार समस्या होती है। लोकल टेक्निकल फॉल्ट होती है, उसके लिए इंजीनियर हमारे पास रहता है, और पीडी आवर्स में 24 घंटे हमारे पास उसकी सर्विस है। और भीड़ है ये भी देख रहे हैं, लेकिन इसका निस्तारण इस तरह से हो पाएगा। एक तो नेट सारा सही चले, दूसरा काउंटर हमारे 1-2 और शुरू किए जाने हैं, तो उसकी प्रोसेस चल रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर लेने सक्षम स्तर से अनुमति लेके उनको हम लगाएंगे, और हमारा उद्देश्य यही है कि बेहतर मरीजों को बेहतर सुविधा दे पाएँ। यहाँ पे पुलिस चौकी है, यहाँ पे 2 जो हेड कांस्टेबल उन दोनों को मैंने कहा है, टेलीफोन से कहा है उनको, और कहा है एसपी साहब से मैं
फिर आज अनुरोध करूँगा और उनको लेटर भेजूँगा कि यहाँ पे जितनी नफरी है। अपने छोटे छोटे मामलों का निस्तारण अब लोगों को तुरंत मिल सकेगा, जिसके लिए स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण आपसी समझाइश के साथ किया जाएगा। बता दें कि सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु दत्त शर्मा द्वारा पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया गया है। इसके बाद अब स्थायी लोक अदालत का आयोजन राजकीय अवकाशों को छोड़कर प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। जिला हनुमानगढ़ में स्थायी लोक अदालत कार्यरत है। स्थायी लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदत्त शर्मा द्वारा पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया गया। स्थायी लोक अदालत का आयोजन राजकीय अवकाशों को छोड़कर प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति जनोपयोगी परिवहन सेवा, डाकघर, टेलीफोन सेवा, विद्युत व जल आपूर्ति सेवा, बैंक कार्य एवं वित्तीय सेवा संबंधी सेवा, शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान, जन स्वच्छता से जुड़ी हुई पद्धति, लिक्विफाइड एवं पेट्रोलियम गैस संबंधी चिकित्सा सेवा, बीमा सेवा, आवासीय सेवा, आवास एवं भू संपदा सेवा से संबंधित विवाद 1 करोड़ रुपए तक के मामलों के बारे में मुकदमा पूर्व आवेदन किया जा सकता है। हनुमानगढ़ में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत स्थायी लोक अदालत कार्य कर रही हैं, जिनके क्षेत्र में जन उपयोगी सेवाएं जैसे टेलीफोन सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा, विद्युत सेवा, जल से संबंधित सेवा, चिकित्सा सेवा, बैंकिंग सेवा, गैस आदि की सेवा से संबंधित आम जन के जो विवाद हैं या जो उनकी परेशानियां हैं, उसके संबंध में वो स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और स्थायी लोक अदालत विपक्षी पार्टी को बुलाकर या विपक्षी विभाग को बुलाकर उनकी समस्या का समाधान राजीनामे के जरिए करवा सकती है। यदि प्रकरण में राजीनामा ना हो तो एक सरल प्रक्रिया के तहत उस प्रकरण का निस्तारण किया जाता है और जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। ऐसे प्रकरणों में नियमित सिविल न्यायालयों में जहां लंबे समय तक पक्षकार को मुकदमे की जटिल कार्यवाही में संलिप्त रहना पड़ता है, स्थायी लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण राजीनामे के द्वारा किए जाने का प्रयास किया जाता है। और यदि राजीनामे में पक्षकार विफल रहते हैं तो दोनों पक्षों को एक सरल प्रक्रिया के तहत सुने जाने के पश्चात प्रकरण में अवार्ड पारित किया जाता है। नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हनुमानगढ़ में किए जाने के पश्चात अब स्थायी लोक अदालत नियमित 5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगी, कार्य करेगी। और पक्षकार जो स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में जो प्रकरण आते हैं उसके संबंध में कोई प्रार्थना पत्र पेश करना चाहें तो वे सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच कार्य दिवस में ये प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। सदर पुलिस थाना पुलिस ने एक एसटीजी नहर से अज्ञात महिला की लाश बरामद की है। लाश के दोनों हाथ व पैर कटे हुए हैं। पुलिस ने इस संबंध में मर्ग दर्ज कर लाश की पहचान के प्रयास शुरू किए, लेकिन शिनाख्त नहीं होने की स्थिति में पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया। बताया गया कि इस संबंध में मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। सदर थाना के एएसआई हीरालाल ने बताया कि सोमवार दोपहर को गांव डबली राठान के नजदीक चक 10 एसटीजी की रोही से निकलने वाली एसटीजी नहर से एक अज्ञात महिला की सड़ी गली अवस्था में लाश पुलिया में फंसी हुई मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बाहर निकलवाया। बताया गया कि देखने में करीब 1 माह पुरानी प्रतीत हो रही है। लाश के घुटनों तक दोनों पैर नहीं और न ही कोहनी के नीचे दोनों हाथ हैं। मृतका की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच प्रतीत होती है। शव को पहचान के लिए टाउन के राजकीय जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं होने से शव की हालत को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। एएसआई ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 4/3/19 को एसटीजी नहर के अंदर पीछे से पानी में बहकर एक लाश, महिला की लाश, अज्ञात महिला की लाश मृतका की आई थी, जिसको अस्पताल में शिनाख्त के लिए वारिसान की तलाश के लिए शिफ्ट करवाया था। डेड बॉडी सड़ी गली हालत में थी। डेड बॉडी महिला की थी, जिसके हाथ और पैर जो कटे हुए थे, जो अपने कटने प्रतीत होते हैं। हाथ और पैर मौजूद नहीं थे, कोहनी और घुटने तक जो कटे हुए उन्हें प्रतीत होते हैं, जिसका आज बोर्ड गठित करके पोस्टमार्टम करवाया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत असंगठित कामगारों को पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाएगा। बता दें कि इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से किया। इस योजना के तहत जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है वो लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु तक के लोग ले सकते हैं। असंगठित कामगारों को भी अब पेंशन मिलेगी और ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत, जिसमें 15,000 मासिक आय से कम लोगों को जोड़ा गया है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। बता दें कि इस योजना के तहत 60 वर्ष के बाद योजना से जुड़े व्यक्ति को न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी और यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। और जैसे पूर्ण अपंगता हो जाए तो 3 लाख रुपए इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन में सहायता राशि दी जाती है। फिर जिस प्रकार ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, इसमें 55 रुपए 18 साल की उम्र में यदि श्रमिक को इसमें जुड़ता है तो उसको 55 रुपए मिलते हैं, जमा कराने होते हैं। उसमें 55 रुपए ही सरकार की ओर से जो राशि है अंशदान वो श्रम विभाग द्वारा जमा करवाया जाएगा। इसी प्रकार पहले से 3 योजनाएं सामाजिक सुरक्षा की ओर चल रही हैं, जैसे अटल पेंशन योजना है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। 3 योजनाएं हैं, उनमें भी प्रीमियम की जो राशि है उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में से ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद से इसका शुभारंभ करेंगे। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे रिक्शा चालक, ऑटो चालक, धोबी, नाई, घर में काम करने वाली लेडीज़ या अन्य कोई भी असंगठित क्षेत्र के कामगार जिनकी आय मासिक 15,000 से कम हो वो इस योजना से जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष की निर्धारित की गई है और निर्धारित अंशदान जमा करके वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3,000 न्यूनतम पेंशन दी जाएगी और ये परिवार पेंशन है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवन साथी को आधी 50% पेंशन दी जाएगी। इस योजना से जुड़ने के लिए CSC सेंटर पर जाएं, अपने साथ आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति लेकर जाएं और प्रथम भुगतान नकद करें। तो बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। नोहर के नजदीक गांव जसाना के लोग मंगलवार सुबह थाने का घेराव किए बैठे हैं। पवन व्यास हत्याकांड में कार्रवाई की मांग और दोषियों को नहीं पकड़े जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया। इस अवसर पर एडिशनल SP भादरा राजेंद्र चौधरी, अतर सिंह पुनिया, CI पुष्पेंद्र झाझड़िया, गोगामेड़ी चौकी इंचार्ज महेंद्र मीणा आदि उपस्थित थे। सकता है कि उसी दिन एक प्रश्न चिन्ह लग गया था इस बात के, इसलिए मैं पुलिस से सभी से निवेदन करूं इस बात के लिए, खास तौर से कि आपने पहले प्रयास किए परंतु वो प्रयास जब तक सफल नहीं हो तब तक प्रयास नहीं माने जा सकते। इसमें सभी व्यक्तियों पर आक्षेप लगता है इस बात के लिए कि जब तक ये कांड का, इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो तब तक ना पे आप पे भी ब्लेम लगेंगे और उन जनप्रतिनिधियों भी पर लगते हैं कि इन्होंने इसमें कोई सहायता नहीं की हो। परंतु हम तो दिल से इस बात को चाहते हैं कि पुलिस में कार्रवाई करके और जिन्होंने इस प्रकार का बनने देखा किया है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। आपने पहले प्रयास किए होंगे परंतु वो प्रयास नाकाबिल रहे इस बात के लिए, तो फिर आप पे ब्लेम लगना इस बात का, इसमें कोई दो राय नहीं। बाद में जब SOG और मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि पता नहीं क्या डिब्बे के क्या कोई और मामला गया। पुलिस सुबह जांच करती, शाम को वो आदमी यहाँ आता और सब पुलिस कर्मियों को खड़ा कर लेता है इस रूम में, और नहीं कर लेता तो सभी थाने वालों से सोगुर खुआ के पूछ लो, मैं सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ। सगड़ा खड़े करके दिन में जांच तो करता, होली की रिपोर्ट सामने बात करके जाओ तो दिहाड़ी की।
पुलिस किसी दिशा में जांच करती रहे, एसपी दूसरी दिशा में भेज देता। मैं तो ये कह रहा हूँ श्रीमान जी, मटर तो खोलो जो खोलो, अभी यादराम फासल को नार्को टेस्ट और कराओ, मैंने रोड़ो बिंगमा लगे सो उस आदमी के चक्कर क्या था राम जाने, लेकिन उसने इस जांच को जितना गुमराह किया उतना कोई पुलिस के अफसर ने गुमराह नहीं किया। 2 नंबर यहाँ के थाने का थाना अधिकारी जो कह रहे हैं कि अब हमसे एक कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी कि हमने जूते नहीं लगाए, तो भाई मेरे को 100 रुपया में स्टाम्प पर लिखे देंगे कि भाई कभी कोई मटर हो गई बड़े जूत मारना चाहिए था। मारो, रोकता कौन है? आपको जो लगता है जिस पर शक है उसके जूते टिकाओ, कौन रोकता है? लेकिन जूते नहीं टिकाए तो ये हमारी कमी तो नहीं, आपकी कमी है। उनको कहीं से कोई ऊपर से कोई आप बात करी होगी किसी ने, क्या उनको पूरी टीम का उनके जो मेंबर है ना उनको, और उसमें करण शर्मा एक आपने नाम सुना होगा, करण शर्मा एडिशनल एसपी जो एक कोई बड़े उसमें मामले की जांच भी संबंधित रहे हैं, वो भी आने वाले थे। उन सब को डीजीपी साहब ने, डीजी भूपेंद्र जी यादव ने जो एसओजी के हेड है, इसी मामले में विचार करने के लिए, पूरी स्थिति जानने के लिए अभी उन्होंने ज्वाइन किया एसओजी में। इस मामले के लिए मीटिंग हो रही है, साधारण मीटिंग नहीं हो रही है सबकी, इसलिए वो ये एसओजी टीम यहाँ नहीं आई। वो आई तो वो भी आके आपको यही कहती सही दिशा में चल रही है, और किस दिशा में चल रही है मुझे जो बताया गया है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है। अभी मेरा एक मित्र कह रहा था कुछ प्रोग्रेस की, भाई हमने तो बताया नहीं, मन तो। और अब बात व्यापारियों के हड़ताल की। व्यापारियों की हड़ताल 8वें दिन भी बदस्तूर जारी है। जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी के समक्ष व्यापारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और एक के बाद फिर अपनी मांगों को पूरा करने की बात दोहराई। बता दें कि सभी व्यापारियों का महासम्मेलन गंगानगर में रखा गया है, जिसमें हनुमानगढ़ से व्यापारियों ने हिस्सा लिया और व्यापारियों का कहना है कि वो कृषि उपज मंडी के शुल्क के चेकों को जमा नहीं कराएंगे जब तक कि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाएगा। एकता जिंदाबाद, व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक, व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, साडा हक साडा हक साडा हक। जी हमारा है भी आज गंगानगर में हम 26 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं, परंतु अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। आज सभी व्यापारियों का महासम्मेलन गंगानगर में रखा गया है। हमारे व्यापारी वहाँ भी गए हुए हैं, वहाँ गिरफ्तारियाँ भी देंगे, और हमने यहाँ ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम कृषि उपज मंडी के जो चेक है, जो शुल्क अदा करते हैं, वो हम जमा नहीं करवाएंगे। हमारी मांग 3 मांग है जी। पहली मांग तो हमारी है जो समर्थन मूल्य पर सरकार जो भी खरीद करती है, जिन्स जो भी खरीद कर व्यापारी के थ्रू होनी चाहिए और उसको आड़त मिलनी चाहिए। दूसरी हमारी ये मांग है जो भी पंजाब हरियाणा पैटर्न पे खरीद की जाए, जो भी माल की है, गेहूं की है और एक तीसरी मांग है ऑनलाइन जो खरीद की है गवर्नमेंट ने गेहूं की, वो किसान का माल तुल नहीं सकता 6 महीने तक, हम सोचते हैं ऑफलाइन किया जाए। गंगानगर रोड पर शंकर धर्म कांटा के पास राजस्थान लोक परिवहन की बस और एक ट्रक में भिड़ंत हो गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे का हिस्सा अंदर धंस गया, लेकिन इस बात में शुक्र ये रहा कि इस भिड़ंत में किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। क्षतिग्रस्त खड़ी ये बस है राजस्थान लोक परिवहन की। बताया जा रहा है कि शंकर धर्म कांटे के पास सवारी उतारने के बाद जैसे ही बस आगे बढ़ी, आगे ट्रक से जा टकराई। बस को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी। बता दें कि ये बस गंगानगर से रावतसर जा रही थी। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और गंगानगर रावतसर जा रही थी, क्या हुआ था भाई? हम वहाँ से आ रहे थे, हमारी 40 की स्पीड थी, वहाँ पर सवारी उतार रहे थे, तो उसने ट्रक खड़ा रहा कई देर। खड़ने के बाद उसने कनेक्टर ने कहा था ट्रक के कि 2 मिनट रुक जाए, ठीक है, इसे इशारा किया था, मैंने उस सारे समझा था, ठीक है। उसने फिर निकाल दिया और ट्रक विचाले था यहाँ पर, तो हमारी बस मारिश करनी पर लगते बाद तो यहाँ पर आ गई बस। तो इतनी देर तो रुकती थोड़ी है बस। तो ये तो आपकी बस कैसे ज़्यादा स्पीड से थी क्या? नहीं, 40 की स्पीड ही थी, ज़्यादा नहीं थी। हमने वहाँ से सवारी तारी है, क्योंकि 2-3 लड़के थे, उनसे ही पूछ सकते हैं आप। नहीं, कितनी सवारियों में चोटें लगी है? छोटी छोटी तो किसी की नहीं लगी।
जंक्शन स्थित रेलवे बाउंड्री में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाते हुए रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां सजाई गई और भोले शंकर के महिमा का गुणगान किया। जागरण में कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी कालूराम रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर समिति की ओर से प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। और वहीं दूसरी ओर जंक्शन स्थित रामदेव मंदिर में भी रात्रि को जागरण के साथ भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां सजाई गई। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में वार्ड 40 स्थित शिव वाटिका में भी रामदेव मिष्ठान भंडार की ओर से भंडारा लगाया गया। पार्षद मनोहर लाल सिंधी आदि ने भंडारे में सेवाएं दी।
था वो तो है जन सहयोग से। जो लंगर है वो हमारे रामदेव मिष्ठान भंडार की तरफ से। ये अब हमारा 19वां जागरण था और 19वां ही लंगर है। तो जनता की सेवा और अपने वार्ड नंबर 40 में शिव वाटिका की तरफ से जागरण भी होता है और लंगर जो है रामदेव मिष्ठान भंडार की तरफ से होता है। और बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।